गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग। सुहाना आर्ट क्लासेस में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को रीता प्रताप की बुक से राजा रवि वर्मा के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं, हर एक चीज़ से अवगत कराना चाहती हूँ। जो हर एक एग्ज़ाम में राजा रवि वर्मा के से 3-4 प्रश्न पुटअप होते ही होते हैं। और मैं हर रोज़ सुबह एक कलाकार के जीवन परिचय के बारे में वीडियो डालूंगी। आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखिए, फीडबैक दीजिए, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यह मैंने राजा रवि वर्मा की फ़ोटो ली है ताकि आप लोग थोड़ा देख सकें और चित्र के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है, इसलिए मैंने यह चित्र कुछ एडअप किए हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा 1848 में उनका जन्म होता है और 1906 में उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए हम अपना शुरू करते हैं। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर राजा रवि वर्मा का उदय एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ। एशिया प्रायद्वीप के सभी भागों की कला अत्यंत दयनीय अवस्था में थी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल में जब कला की अंतर जिज्ञासा रंग व रूपरेखाओं से मुखरित हो रही थी, उस उषा बेला में राजा रवि वर्मा ही सबसे पहले कलाकार थे जिन्होंने एक नई दिशा की खोज की व नई पद्धतियों का सूत्रपात किया। श्रेष्ठ भारतीय कला परंपरा के इस पतनोन्मुख काल में कला में दक्ष परिश्रमशील चित्रकार राजा रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं पर चित्र बनाकर अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी। अब हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1848 ईस्वी को त्रावणकोर के एक गांव के किलीमन्नूर वर्तमान केरल में हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म वर्तमान केरल में हुआ था। इन्हें बाल्यकाल से ही चित्र बनाने का शौक था। किसी न किसी व्यक्ति को बचपन में किसी न किसी चीज़ का शौक तो होता ही है, और इन्हें जो है चित्र बनाने का शौक था, जो इस घटना से लक्षित होता है। एक घटना है जिससे यह पता चलता है कि इन्हें चित्र बनाने का बेहद ही शौक था। एक बार इनके मामा राज वर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे। इनके मामा कौन थे? राज वर्मा भगवान विष्णु। राज वर्मा इनके मामा थे और भगवान विष्णु के चित्र बनाकर वह उसमें रंग भर रहे थे। फिर बीच में उठकर वे किसी काम से बाहर गए। तभी बालक रवि वर्मा ने बाल औतुकस्व से उसे पूरा कर दिया। वह नीचे गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। तो जैसे कि जब कोई काम करता है तो छोटे बच्चों में जिज्ञासा होती है कि हम भी वह काम करें, तो वैसे ही राजा रवि वर्मा ने कौतूहलवश उस जो चित्र को पूरा कर दिया और साथ ही साथ नीचे गरुड़ का चित्र भी बना दिया। उनके मामा अभिभूत हो गए। उनके मामा उनके इस कार्य को देखकर अभिभूत हो गए। इनके मामा तंजौर पद्धति पर चित्र बनाया करते थे। राजा रवि वर्मा पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, तो इनके मामा का जो चित्र बनाना था उस पर उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजा रवि वर्मा के त्रावणकोर राजघराने से घनिष्ठ संबंध थे, अतः इनकी शिक्षा दीक्षा संस्कृत में ही हुई। बाल्यकाल से ही रामायण, महाभारत, कालिदास के ग्रंथों का अध्ययन करवाया गया, परंतु संस्कृत भाषा समझ से परे रही। वह हर तरह के, जैसे रामायण है, महाभारत है, कालिदास के ग्रंथों का उन्हें अध्ययन तो करवाया गया, पर उनकी जो है संस्कृत भाषा उनकी समझ से हमेशा परे ही रही। इनकी रुचि केवल चित्रकला में ही थी। उनकी रुचि केवल चित्रकला में ही थी। 14 वर्ष की आयु प्राप्त करते करते एक सिद्धांतस्थ कलाकार बन गए और 14 तक आते आते वह एक कलाकार बन भी गए। यद्यपि राजा रवि वर्मा ने किसी कला महाविद्यालय अथवा संस्थान से कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, तथापि अपनी अनवरत कला साधना, अथक लगन व विकसित कला दृष्टि के कारण अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की।
आप जैसा कि देख सकते हैं उनके अंदर कितनी लगन थी कि वह किसी महाविद्यालय या संस्थान में विधिवत शिक्षा प्राप्त करने भी नहीं गए, परंतु अपने अथक लगन और अपनी कला दृष्टि के कारण उन्होंने बहुत ही सफलता प्राप्त की। इससे यह पता चलता है कि अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसे बस हमें लगन की ज़रूरत है। अगर हम अपने अंदर लगन को जगाए रखते हैं तो वह अपने काम को पूरा कर ही सकते हैं। इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगीर नायडू से कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। यह यहाँ देख सकते हैं, यह इसको ब्लैक कलर से आलमगीर नायडू को रेखांकित एवं इसको डार्क कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आलमगीर नायडू से इन्हें कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। सन 1862 ईस्वी में इन्होंने त्रावणकोर नरेश से भेंट की। जब इनके चाचा ने नरेश की सम्मुख चित्रकला की प्रशंसा की तो नरेश ने प्रसन्न होकर रवि वर्मा को रंगों का डिब्बा दिया। यह इनके लिए अत्यंत बहुमूल्य था क्योंकि राजा रवि वर्मा ने इससे अनूठे प्रयोग किए जो आगे चलकर उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। सन 1868 ईस्वी में त्रावणकोर नरेश ने अपने व परिवार के तैल चित्र बनवाने के लिए सुप्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जैनसन, नाम क्या है, थियोडोर जैनसन को आमंत्रित किया। वो भी किस चित्र में, तैल चित्र बनवाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जैनसन को आमंत्रित किया। राजा रवि वर्मा ने उनसे भेंट की और उन्हें जैनसन का काम देखने मात्र की अनुमति मिली। उनकी ग्रह शक्ति अत्यंत प्रबल थी, अतः उनके काम को देखकर ही तैल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया। उनके अंदर इतनी जिज्ञासा और लगन थी चित्रकला के प्रति कि उन्हें बस देखने की अनुमति ही मिली और यह देखकर उन्होंने अपने तैल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया तथा त्रिवेंद्रम के राजाश्रय में कला का विकास किया। ये आलमगीर नायडू को अपना गुरु मानते थे। किसको अपना गुरु मानते थे? आलमगिरी नायडू को। अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव से विदेशी चित्रण पद्धति का अधिक जोर था, अतः इनका ध्यान स्वभावतः इसी ओर आकर्षित हो गया। रवि वर्मा यूरोपीय शैली के विशेष प्रशंसक व अनुवर्ती बन गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अथक कठोर कला साधना। जैनसन की पद्धति को देखकर राजा रवि वर्मा की सौंदर्य की अवधारणा ने एक नया मोड़ लिया। इस युवा कलाकार द्वारा अपने में व्यंजक छाया प्रकाश की चित्रण पद्धति जैनसन ने बहुत सराहा। इसके पश्चात वे अनवरत कठोर साधना में लगे रहे। सबसे पहले उन्होंने शाही परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए। शाही परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए। राजाश्रय राजघरानों से संबंध तथा तत्कालीन बैंगल ऑफ आवर जैसे सम्मानों ने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाई, किंतु क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए। उन्हें ना जाने राजाश्रय राजघरानों से और साथ ही साथ बैंगल ऑफ आवर जैसे सम्मानों से भी उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, पर उन्हें कभी क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं मिली। तत्कालीन राजाओं व उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके कार्य को सराहा व अपने यहाँ काम करने का निमंत्रण दिया। रवि वर्मा ने ऐसे सभी निमंत्रणों को स्वीकार कर सुंदर सभी का कथा चित्र बनाए। तैल रंगों के माध्यम से उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल व उदयपुर के महाराणाओं के चित्र बनाए। इन्होंने जो चित्र बनाए वे महज अंधुकरण नहीं वरन उनकी मौलिक सूझबूझ के परिचायक थे। उनमें बुद्धिवादी की व बलवती स्पर्धा न थी, न ही हठवादिता। उन्होंने केवल भारतीय विषयों को ही लिया। कई बार उनकी काम करने की प्रणाली विदेशी होती थी पर भारतीय भी रहती थी। उन्होंने अपनी तुलिका से विगत परंपराओं के अंतराल में सामंजस्य स्थापित किया। अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए हुए कुछ चित्र हैं जो मैंने लिए हैं ताकि आप सभी को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आए कि वह चित्रकला में कितने माहिर थे और कितने निपुण थे और उन्हें चित्रकला करना कितना पसंद था। यह है उड़ती हुई अप्सरा जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, उनके द्वारा बनाई गई चित्रकला है। अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं।
उच्च घरानों में रवि वर्मा के चित्रों की मांग इतनी अधिक थी कि वे उसे अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सकते थे। अतः सर माधव राव की सहायता से उन्होंने सन 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपने लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर चित्रों की प्रकृतियां छपवाईं। कहाँ पर? मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर चित्रों की प्रकृतियां छपवाईं। इससे इनके चित्र घर घर में फैल गए और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया, जिसे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। इस तरह रवि देश के पहले लिथोग्राफर बने। वह विस्तृत पैमाने पर मुद्रण के योग का सूत्रपात हुआ। यह जरूर याद रखिएगा कि राजा रवि वर्मा देश के पहले क्या बने? पहले लिथोग्राफर बने। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। धन अर्जन, प्रसिद्धि व सम्मान का सुखद संयोग। राजा रवि वर्मा का यह एक सुखद संयोग ही था कि एक ओर इन्हें राज परिवार का संरक्षण प्राप्त था, वहीं दूसरी ओर युवा अवस्था में इन्हें प्रसिद्धि व पैसे की प्राप्ति हुई। यह बहुत कम ही होता है कि कम उम्र में लोगों को सफलता मिल जाए। बहुत ही मुश्किल से किसी को सफलता मिलती है। सन 1873 ईस्वी में चेन्नई शिल्पशाला के अधिष्ठाता चैसमट के त्रावणकोर आए व राजा रवि वर्मा की चित्रकला को देखकर प्रभावित हुए। जो भी आता था उनकी चित्रकला को देखता था तो वे प्रभावित हो जाता था। या इधर आप उनकी चित्रकला को देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे चित्र उन्होंने बनाए हैं और उनमें कितना ज़्यादा टैलेंट था और वह अपने चित्रकला को लेकर कितने ज़्यादा लगनशील थे। राजा रवि वर्मा की चित्रकला को देखकर चैसमट जो थे वह प्रभावित हुए। चैसमट ने राजा रवि वर्मा को चेन्नई कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया। त्रावणकोर महाराजा का संरक्षण प्राप्त कर अथक परिश्रम द्वारा एक चित्र निर्मित किया। चित्र में नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्रित है। इस चित्र से राजा रवि वर्मा की धूम मच गई। 25 वर्ष की उम्र में इस चित्र पर तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस सफलता ने उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। इनकी इस कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। तो आप यह याद रख सकते हैं कि इनकी कृति नायर महिला बालों को चमेली के हाथ से गूंथती हुई जो चित्रित है उसे स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। साथ ही वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए। इसके पश्चात तो सन 1880 ईस्वी में पूरे प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक व सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का केसरी हिंद मेडल उल्लेखनीय है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे का प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक व सन 1904 में ब्रिटिश सरकार का केसरी हिंद मेडल उल्लेखनीय है। यह आप जरूर याद रखिएगा, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके उपरांत ही वे राजा रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और जब उन्हें गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला, 1904 में केसरी हिंद का मेडल मिला, तो वह रवि वर्मा से क्या बन गए? राजा रवि वर्मा। उनके चित्रित सरबत बजाती हुई एक तमिल युवती पर उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उनका जग विख्यात चित्र शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है? शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। यह चित्र ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीदकर राजा रवि वर्मा का उत्साहवर्धन किया। रवि वर्मा ने अनेक चित्रों के आधार पर पौराणिक घटनाओं को पुनर्जीवित कर दिया। यहीं से उनका नाम विश्व के श्रेष्ठ चित्रकारों के नाम में गिना जाने लगा। तो उनकी जो विख्यात चित्र है शकुंतलम का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन, यह सर्वश्रेष्ठ कृति ड्यूक ऑफ बकिंघम ने खरीद लिया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सन 1901 ईस्वी में रवि वर्मा उदयपुर दरबार के निमंत्रण पर उनके यहाँ गए तथा कुछ अन्य चित्रों के साथ उन्होंने वहाँ महाराणा प्रताप का भी एक सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया। महाराणा प्रताप का क्या बनाया? व्यक्ति चित्र।
बाद में उन्होंने मैसूर के जगमोहन महल हेतु पौराणिक आख्यानों पर आधारित कुछ चित्र बनाए। जाहिर है कि ऐसा करते उन्होंने पर्याप्त धन भी अर्जित किया। जाहिर सी बात है, जब वह चित्रकला करेंगे और लोगों के लिए चित्र बनाएंगे तो उन्हें धन भी अर्जित होगा ही। अब हम उनके दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। यात्रा अनुभव व तीर्थ स्थलों के चित्र तथा आकर्षक रंग योजना। भारत के अनेक कला तीर्थों और धार्मिक स्थलों में घूम घूम कर इन्होंने वहाँ की पौराणिक वेशभूषा रीति रिवाजों का अवलोकन किया। पहले तो उन्होंने हर जगह धार्मिक स्थलों और वेशभूषा रीति रिवाजों का अवलोकन किया और उसका अध्ययन किया। अध्ययन स्वरूप राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता, नाभा, लाहौर, तंजौर, मायावरम तथा श्रीरंगम के तीर्थ स्थलों की यात्रा की तथा विभिन्न स्थानों के चित्रकारों से संपर्क स्थापित किया। अनेक स्थानों पर रेल सुविधा उपलब्ध न होने के बावजूद अन्य साधनों द्वारा अपनी यात्रा पूर्ण की। अपने यात्रा अनुभवों को जब उन्होंने चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया, तब भी उन पर तत्कालीन संपन्न एवं समर्थ परिवारों की इच्छा। यह देखिए, यह उनकी फेमस पेंटिंग है, हंस की दमयंती। अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में चित्र लगाने से क्या होता है कि लोगों को अच्छा लगता है और उनके चित्रकला कैसी थी, उनका टैलेंट कैसा था, उसके बारे में भी पता चलता है। इनके चित्रों की रंग योजना सदैव सुहानी होती थी, जो मन में गंभीर भाव जगाए। गहरे लाल, पीले, हरे, सुनहरे, जामुनी रंगों का प्रयोग करके इन्होंने परंपरागत ललित को तेजी दीप्त रूपाकारों में ढाला व कृत्रिम औपचारिकताओं से भरे यथार्थ छवियों की सीमांसलता प्रदान की। इनके चित्रों में चटक रंगों का भाव पाया जाता था, जो कदाचित चित्रकार की शांति प्रवृत्ति का द्योतक है। इनके चित्रों में बहुत ही रेयर होता था कि चटक रंगों का वह प्रयोग करे, या इससे पता चलता है कि वो शांत प्रवृत्ति के द्योतक हैं। रंगों के माध्यम से दर्शक के मन में उल्लास, करुणा व तदभ्य का भाव जागृत होता है। वे रंगों के द्वारा छाया प्रकाश से चेहरे की भाव भंगिमाओं को अंकित करते थे। उनकी आकृतियों में रंग प्रमुख हैं, रेखाएं नहीं। यह ध्यान रखिएगा कि उनकी आकृतियों में क्या है, रंग प्रमुख हैं, रेखाएं नहीं। राजा रवि वर्मा के चित्रों में रंगों की निरंतरता गजब की है। अब हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और प्रमुख चित्र व शीर्षक के बारे में जानेंगे। उनके प्रमुख चित्रों में उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला की छवि चित्रों का चित्रण, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, मत्स्यगंधी, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, मेनका, महेंद्र, हंस और महिला, गंगा शांतनु, सागर, जलाशय, कुलीन महिलाएं, भिखारी, बाला प्रस्थान, गरीबी, पक्षी दूत, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, उदयपुर का किला, साधु और मेनका, सेवानिवृत्त सिपाही, वामन अवतार, महिला और दर्पण, बिचुड़ी का यहाँ देख सकते हैं आप चित्र दिया हुआ है, जो कि राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है, तथा भारतीय ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं पर अनेक सुंदर चित्र शामिल हैं। यह सभी चित्रों का नाम रखना तो पॉसिबल नहीं है, पर जो फेमस हैं जैसे कि शकुंतला, दुष्यंत, इन सभी का नाम आप याद रख सकते हैं अपनी परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए। उपरोक्त विषय शीर्षक के अतिरिक्त राजा रवि वर्मा ने नारी चित्रों में विशेषकर केरल की नारियों का चित्रण किया है, जिन्हें देखकर टिशियन व रूबेंस का स्मरण होता है। केरल की नारियों को चित्रण देखकर किसका, टिशियन व रूबेंस का स्मरण होता है। गंगावतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए माँ और बच्चा आदि अनेक चित्रों में जनरुचि का प्रश्रय दिया है। अब हम उनके बारे में क्या आलोचना थी, जहाँ कुछ अच्छी बातें किसी में होती हैं तो कुछ आलोचक भी होते हैं, तो चलिए हम उनकी आलोचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। अपने विशिष्ट
यथार्थवादी चित्रशैली के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने सौंदर्य का सृजन अवश्य किया, लेकिन सौंदर्य को वे अपने चित्रों में नहीं उतार पाए। उन्होंने अपने सौंदर्य का सृजन उन्होंने जरूर अवश्य किया, लेकिन वह अपने चित्रों में सौंदर्य का सृजन नहीं कर पाए। वे एक कल्पना प्रवण, परिश्रमशील, सिद्धार्थ भारतीय चित्रकार थे, जिन्होंने अपने चित्रों या मारवाड़ी महिला का चित्र है जो उनके द्वारा बनाया गया था। अब हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं के विषय को भारतीय काव्य रूप को पौराणिक प्रसंगों व नारी सौंदर्य के विविध आयामों तक ही सीमित रखा। यद्यपि अनेक चित्रों में नारी मांसल देह, रूप, लावण्य चरमोत्कर्ष पर है, किंतु आंतरिक सौंदर्य की वृद्धि के लिए उन्होंने चित्रों के सृजनात्मक पक्ष को भुला दिया। उनके चित्रों में काव्यात्मक गुणों का अभाव रहा है। कला इतिहासकार ईवी हैवेल ने उन पर काव्यात्मकता का अभाव का आरोप लगाया, जबकि कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि इन्होंने चित्रों में रंग इतने हल्के लगाए हैं कि कई बार विषय को समझना कठिन हो जाता है। तो उनके दो आलोचक ईवी हैवेल ने कहा कि काव्यात्मकता का अभाव है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा कि इन्होंने इतने हल्के रंगों का प्रयोग किया है कि कई बार विषयों को समझना मुश्किल हो जाता है। राजा रवि वर्मा अपनी कला को राज दरबार, राजघरानों व हवेलियों से बाहर ना ले जा सके। जनसाधारण ना तो उनकी कला से परिचित हुआ और ना ही प्रेरित। यह उनकी जो है आलोचना के बारे में था। अब हम भारतीय कला का पुनरुद्धार के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय कला का पुनरुद्धार कैसे हुआ। कला समीक्षकों की आलोचना के बाद भी यह कहना युक्तिसंगत होगा कि राजा रवि वर्मा ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों के माध्यम से भारतीय पौराणिक अनुभूतियों का जीवंत बनाया। ब्रिटिश शासकों ने अनेक नियंत्रणों के उपरांत भी उन्होंने भारतीय कला के पुनरुद्धार का प्रयास किया। जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत पर था, उन्होंने कई नियंत्रण किए, न जाने क्या क्या किया भारतीय कला के पुनरुद्धार को रोकने के लिए, पर राजा रवि वर्मा नहीं रुके और उन्होंने अपने चित्रकला के लगन को आगे बढ़ाए रखा और भारतीय कला का पुनरुद्धार किया। राजा रवि वर्मा ने कला को नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कला को सार्वजनिक होने की विशुद्ध भूमिका तैयार की। उन्होंने अपनी कला में मानवीय रंग शास्त्र के अनेक अध्ययन जोड़े। बंगाल के पुनरुत्थान आंदोलन की उषा बेला में राजा रवि वर्मा तारे की भांति अवतरित हुए व आने वाले प्रभाव को निर्देशित कर गए। राजा रवि वर्मा ने आधुनिक चित्रकला के द्वार पर एक अधिक प्रहरी की भांति एक ओर प्राचीन व अर्वाचीन तो दूसरी ओर पाश्चात्य व भारतीय कला आदर्शों का समन्वय किया। राजा रवि वर्मा की सफलता आकस्मिक नहीं थी, अपितु उसके पीछे उनकी कई वर्षों की कठिन मेहनत, एकाग्रता व लगन थी। एक बार जब उनसे पूछा गया कि आप रंगों को कैसे मिलाते हैं, तो उनका उत्तर था, किसी खास रीति से नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय की प्रेरणा से। यह उनकी सफलता का मूल मंत्र था। लोकप्रियता की दृष्टि से राजा रवि वर्मा की महानता असंदिग्ध रही। अब हम उनके संग्रह के बारे में जानेंगे। राजा रवि वर्मा के चित्रों का जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उदयपुर के राजमहल, मैसूर का सालारगंज संग्रहालय व केरल के निजी भवनों व हवेलियों ने देख सकते हैं। उनके जितने भी चित्रण, उन्होंने जितनी भी चित्रकलाएँ की हैं, उसको संग्रहित करके इन सभी संग्रहालयों में रखा गया है। अब जान लेते हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई। 2 अक्टूबर सन 1906 को कला कर्म करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट आटीटंगल में महान भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा दिवंगत हुए। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी चित्र संपदा युगों युगों तक नई पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदत्त करती रहेगी। चित्रकला के एक नए स्कूल के संस्थापक के रूप में भारत के श्रेष्ठ कलाकारों में उनका नाम सदैव सम्मान से लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आप प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मुझसे कुछ भी गलतियाँ हुई होंगी तो मेरी त्रुटियों को माफ़ कीजिएगा। मैं अपने आप को अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी और ख़ुद को समय के साथ बेहतर बनाते जाऊँगी। धन्यवाद।